Good morning to all of you. Welcome in your science class. Class 8th Science, chapter number 8, Cell, Structure and their Functions. और ये इस चैप्टर का वीडियो नंबर 2 सेकंड वीडियो है बेटा. फर्स्ट वीडियो हम पहले ही आपको सेंड कर चुके हैं और आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इट मीन्स सेल जो है उस सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. इसके अलावा सेल के हम टाइप्स भी पढ़ेंगे. ये दोनों के दोनों सेल के टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. और उसके बाद में जो प्लांट सेल होती है और जो एनिमल सेल होती है उनका कंपैरिजन. तो आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल या पार्ट्स ऑफ सेल. टुडेज फर्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ सेल या स्ट्रक्चर ऑफ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो देखिएगा एक बेसिक जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उस सेल के बेटा मेन जो कंपोनेंट होते हैं, देखिएगा द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर. बेसिक उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. कौन कौन से? सबसे पहला होता है एक सेल मेम्ब्रेन. ये जो सबसे आउटर पार्ट होता है ये वाला, जिससे कि पूरी की पूरी सेल कवर्ड होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म. ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक जेली टाइप लिक्विड मटेरियल फील होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म. और उसके बाद इसका जो सेंटर है वहाँ पर एक डेंस पार्ट और होता है जिसमें कुछ और मटेरियल फील्ड होता है, दैट इज न्यूक्लियस. तो बेसिकली एक जो सेल है उस सेल के अंदर 3 पार्ट होते हैं. बेसिक कंपोनेंट 3 होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. The cytoplasm and nucleus are surrounded. Cytoplasm, ये cytoplasm, that is cell membrane, that is cytoplasm and that is nucleus. ठीक है बेटा, तो ये जो साइटोप्लाज्म और ये जो न्यूक्लियस है ये पूरा का पूरा सराउंडेड होता है किससे बेटा? इस मेम्ब्रेन से. इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा इसी का एक दूसरा नाम और होता है सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. दैट्स राइट. द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑनियन सेल. अब ऑनियन सेल, प्याज के अंदर जो सेल होती है, अब आपको पता है ये क्या है? ये एक प्लांट सेल है. और अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल होती हैं, उन प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? प्लांट सेल्स के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है और ये जो लेयर होती है इस लेयर को हम कहते हैं सेल वॉल. लेकिन ये जो सेल वॉल होती है बेटा ये केवल प्लांट सेल में ही होती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती है. दैट्स राइट. चलिएगा, इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द ऑनियन सेल इज कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक मोटी लेयर से कवर्ड होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, लेकिन वो केवल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है. ठीक है, इसके बाद द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. और सेंटर के अंदर क्या होता है? एक डेंस राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. ठीक है, और साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है? याद रखना है, साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा ये साइटोप्लाज्म यहाँ, ये जो न्यूक्लियस और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बिटवीन
इसके बिटवीन जो कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसके और इन दोनों के बिटवीन, ये जो न्यूक्लियस है और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के बिटवीन जो कुछ भी प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। That's right. The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. ठीक है, आगे जाकर के एक और टर्म हमें पढ़नी है, और वो जो टर्म होती है वो होती है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, अब देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है, तो आपको याद होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर देखिएगा ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म और साथ में अगर हम न्यूक्लियस को और मिला दें तो अंदर का पूरा मटेरियल आ जाएगा। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कह देते हैं। दैट इज प्रोटोप्लाज्म। दैट्स राइट। जबकि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बिटवीन जो जाली लाइक मटेरियल भरा होता है सेल के अंदर, दैट नॉन एज साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस। दोनों सेपरेट सेपरेट, और दोनों को कंबाइंड अगर मिला के कहें दैट इज प्रोटोप्लाज्म। दैट्स राइट। जैसे सेल ऑब्जर्व्ड इन एन ऑनियन पील, ऑनियन की जो एक वो लेयर है उसके अंदर सेल कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होती हैं। अब आपको दिख रहा है ये क्या है? ये जो है ये आपकी एक पूरी की पूरी ये सेल है। इस सेल को सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल ने कवर का सेपरेट कर रखा है या कवर कर रखा है, और सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑनियन पील्स, प्लांट की ये सेल है। प्लांट की सेल में क्या होता है? सबसे बाहर क्या होता है बेटा? ये सेल वॉल होती है। दैट्स राइट। और सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन्स होती है। उस सेल मेम्ब्रेन से ये पूरा कवर रहता है। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं उस सेल्स में कुछ वैकेंट स्पेस भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। ये हम आके डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है सेल का। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब आपको पता है सेल मेम्ब्रेन क्या करती थी? पूरी सेल को कवर करती थी। ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारी सेल्स को सेपरेट भी करती है। सारी की सारी जो सेल्स हैं वो किसकी हेल्प से सेपरेटेड होती है? ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से सेपरेटेड होती हैं। दैट्स राइट। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर। ठीक है। एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करती है बेटा? सेल मेम्ब्रेन देखिएगा ये एक सेल है, ठीक है, ये दूसरी सेल है। अब देखो ये जो सेल हैं ये सेल आपस में सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या होती हैं? सेपरेट होती हैं। इसके अलावा ये जो सराउंडिंग मीडिया है आपका, आउटर जो सराउंडिंग एरिया जो है, उसके से भी सेल किसकी हेल्प से सेपरेटेड होती है? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ही सेपरेटेड होती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या था बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते थे। ये कैसी होती है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पोरस होती है। इसमें बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। ठीक है ना। पोरस, पोरस होने का मतलब क्या होता है? इसमें छिद्र होते हैं। ठीक है। और ये पोरस होने से क्या काम करने वाली है बेटा? पोरस होने से देखना क्या होता है? पोरस होती है एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो क्या होता है? पोरस होने से क्या होता है? ये आपका सराउंडिंग है। ठीक है। ये आपकी पूरी सेल है, ये इसका बाहर का एरिया, ये इसका अंदर का साइटोप्लाज्म है बेटा। तो ये पोरस होती है। पोरस होने से ही क्या होता है? ये किस चीज़ को अलाउ करती है? ये जो सब्सटेंस और मटेरियल्स होते हैं बेटा, उन सब्सटेंस एंड मटेरियल्स को क्या करती है? अंदर से बाहर आना और बाहर से अंदर जाने को यही अलाउड या यही कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ अंदर आए, कौन सी चीज़ बाहर आए। ये सब कुछ काम किसके थ्रू होता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। दैट्स राइट। द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द शेल। याद रखना है सेल मेम्ब्रेन का एक और काम हो गया है। आपको फंक्शन भी पूछ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या काम करती है, तो आप कहोगे कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल को दूसरी सेल से क्या करती है? सेपरेट करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है वो करवाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा ये किसी भी सेल को शेप जो है ना वो शेप देती है। ठीक है। In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer in cell of plants.
कॉल्ड सेल वॉल। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर क्या होती है बेटा, एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, जो कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग या हार्ड होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल यहाँ पर है, इस सेल वॉल का क्या फंक्शन है, ये सेल वॉल क्या काम करती है। पहली बात तो सेल वॉल जो होती है ये केवल किस में होती है, प्लांट्स में ही होती है, एनिमल्स में नहीं होती। प्लांट्स में क्यों होती है, देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल क्यों होती है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्या उसका फ़ायदा है। ठीक है बेटा, आप समझ सकते हो सेल वॉल का क्या बेनिफिट या क्या फ़ायदा है, क्या ये करती है। देखिएगा, थोड़ा मैंने लार्ज कर दिया, देखिएगा। The additional layer surrounding the cell membrane is required by plant for protection. ये प्लांट सेल का प्रोटेक्शन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि प्लांट सेल का प्रोटेक्शन करती है। क्यों भाई, प्लांट्स को क्यों चाहिए प्रोटेक्शन, क्योंकि देखिए प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। अब हमें सर्दी लगती है तो हम कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, बारिश होती है तो हम छिप जाते हैं, लेकिन प्लांट जो है उसको सर्दी लगे तो फिर उसको कौन रजाई पहना के आएगा भाई, कौन गर्म कपड़े कौन पहनाएगा उनको, बोलो, कोई नहीं पहनाएगा ना। तो फिर उनको जो क्लाइमेट में या टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है बेटा, उसके अगेंस्ट उनको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो प्रोटेक्शन कौन करता है, ये सेल वॉल करती है। इसके अलावा हाई विंड स्पीड, बहुत तेज़ हवा चलती है, अगर ये सेल वॉल नहीं होगी तो सेल क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो उससे भी इनको क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, बारिश के दिनों में या वैसे बहुत सारी जो मॉइस्चर बाहर प्रेजेंट होती है उससे भी प्रोटेक्शन चाहिए। नहीं तो पानी जो है वो इस, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तो कैसी होती है, पोरस होती है ना बेटा, तो पानी जो है वो इन पोरस से होकर कहाँ जाएगा, एंटर आ जाएगा बेटा, तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी और रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी फिर तो सेल। तो इन सब चीज़ों से प्लांट सेल को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ठीक है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, चल के जा नहीं सकते, अपने आप को ये बचा नहीं सकते, तो इन सब चीज़ों से इनको प्रोटेक्शन चाहिए। इसलिए ये क्या करते हैं, इन सेल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का, वो कौन सा है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कौन सा था, तो ये आपकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल मेम्ब्रेन, अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, तो उसको मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है, MCN, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन, किस किस के बिटवीन प्रेजेंट होता है, M और N, बोले तो प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बिटवीन जो प्रेजेंट होता है जेली लाइक सब्सटेंस, दैट नोन एज साइटोप्लाज्म। अब आपको प्रोटोप्लाज्म याद होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये C और N दोनों के दोनों काउंट होकर के प्रोटोप्लाज्म बन जाते थे, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को कंबाइंड मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते थे। दैट्स राइट। चलिएगा, वेरियस अदर कंपोनेंट, अब ये जो जाली लाइक मटेरियल यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गनलेस, ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे और भी ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। दैट्स राइट। ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा, ये आपका एक जाली लाइक मटेरियल तो है, इसके अलावा इसके अंदर और भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, दीज आर, कौन कौन से छोटे ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इसमें प्रेजेंट होती है। अब आपको याद है माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसको क्या कहते हैं, हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल को एनर्जी इसी से मिलती है। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स जो होते हैं बेटा, उनको हम सेल की सुसाइड पॉट भी कहते हैं, सुसाइड पॉट भी कहते हैं इनको। ठीक है,
ये सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद थर्ड जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस नंबर 3, दैट इज न्यूक्लियस, जो कि क्या होगा, सबसे इनर पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखिएगा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा, इसी में ही क्या होता है, जो फूड होता है उस फूड का कंबशन होता है, और उसके कंबशन से, अब हमने पढ़ लिया है कंबशन, उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, न्यूक्लियस, इट इज़ एन important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. Generally सेंटर में होता है, बट साइड में भी हो सकता है, अभी देखेंगे आगे। आगे सुनिएगा, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ये न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, that is cell membrane और plasma membrane, that is cell membrane, that is nuclear membrane। और अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है बेटा, एक डेंस मटेरियल फील्ड होता है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, ये मेम्ब्रेन भी कैसी होती है बेटा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये भी पोरस होती है, और पोरस होने के कारण से क्या होता है, इसमें भी मटेरियल का इनसाइड और आउटसाइड क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पोरस, एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन, किस किस के बिटवीन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बिटवीन। ठीक है ना, बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये पूरी क्या होगी, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो ये पूरी होगी आपकी सेल। ठीक है, ये क्या है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जेली लाइक मटीरियल, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होती है, गोल्जी बॉडी होती है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, वैक्यूल्स होती हैं, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये कैसी होती है, पोरस होती है, पोरस होती है। ठीक है, जिससे मटेरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के इनसाइड आपस में क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अब देखिए, ये जो न्यूक्लियस है इसका स्ट्रक्चर भी देखा जाए तो देखिए, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखिएगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, देखो, स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। देखिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में भी देखिएगा क्या होता है, अंदर की साइड में क्या होता है, एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, आई थिंक आपको ये दिख रही होगी, दैट इज स्फेरिकल बॉडी, ये वाली। और ये जो स्फेरिकल बॉडी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियस कहलाती है, दैट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, इट इज न्यूक्लियोलस। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर देखिएगा आगे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, ऐसे ऐसे करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना बेटा, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिएगा ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज कैरी जीन्स, क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा, इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स, एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। और ये जो जीन्स होते हैं बेटा, यही इनहेरिटेंस या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं,
इनहेरिटेंस या फिर जो कि पेरेंट्स से और जो नई जो जनरेशन होती है, संतान जो होती है, उनमें करैक्टर्स को ट्रांसफ़र होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब वंशानुक्रम के लिए, वंशानुक्रम या हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। वंशानुक्रम के लिए जीन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यही करैक्टर्स को एक जनरेशन से और दूसरी जनरेशन में लेकर के आते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा, द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपको हर समय नहीं दिखेंगे। अगर आपने कोई भी सेल ली है उसमें क्रोमोसोम देखना चाहते हो तो ये क्रोमोसोम आपको इस न्यूक्लियस में हर समय नहीं दिखेंगे। केवल कब दिखेंगे? जब ये जो सेल है, इस सेल में डिवीजन होता है, ऐसा आगे की क्लास में पढ़ोगे। और डिवीजन होकर के इससे जब दो सेल बनती है ना, तो ड्यूरिंग द डिवीजन आपको ये जो सेल है, इस सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें आपको क्रोमोसोम बहुत इजीली दिखाई दे जाते हैं। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल, इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस है ये और क्या काम करता है? ये इनहेरिटेंस का काम तो करता ही करता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस होता है ये इस पूरी सेल में जितने भी फंक्शंस है पूरे सेल के, ठीक है ना, उन सबको यही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के रोल के अलावा एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, पूरी सेल की जो जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबका कंट्रोल सेंटर ये न्यूक्लियस ही होता है। तो न्यूक्लियस इनहेरिटेंस के अलावा सेल की ऑल एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया था, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आता है। प्रोटोप्लाज्म में ये साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियस सबको मिला दें तो सेल का जो पूरा का पूरा कंटेंट बन गया है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला करके क्या कहलाता है? वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जो कि पूरी की पूरी सेल का कंटेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? लिविंग सबस्टांस ऑफ द सेल कहते हैं, पूरा का पूरा मिला करके। दस राइट। ये आपका हो गया सेल का स्ट्रक्चर, सेल के बहुत सारे पार्ट्स। अब सेल में हमने न्यूक्लियस पढ़ा। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोलस, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इन पर होते हैं जीन्स, और ये जीन ही क्या करते हैं? कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर के आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जीन्स क्या होते हैं। जीन्स इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जीन जो है ना वही इनहेरिटेंस की या वंशानुक्रम की यूनिट्स होती हैं। इट कंट्रोल्स, जो जीन्स होती हैं वही कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या उनकी संतान। संतान में करेक्टर्स या हेरिडिटी जो करेक्टर्स उनका ट्रांसफ़र होने का जो कंट्रोल है वो कौन करते हैं? वो जीन ही करते हैं। दैट्स राइट। और एक जो पेरेंट, एक जो न्यू बॉर्न बेबी है या जो संतान है या जो ऑफस्प्रिंग जो है या जो न्यू जनरेशन है, उस न्यू जनरेशन में जो जीन्स आते हैं, ये जीन्स बेटा फादर और मदर दोनों से ही जीन्स आते हैं। दो टाइप के जीन्स होते हैं, फादर के भी जीन्स होते हैं और मदर के भी जीन्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इन दोनों जीन्स में से एक्टिव कौन सा जीन्स हो जाए, एक्टिव कौन सा जीन्स हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फादर से जीन आते हैं, मदर से भी आते हैं। तो आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनके फादर जो हैं वो बहुत लंबी हाइट वाले होते हैं, मदर जो है वो छोटी हाइट वाली होती है। अब बच्चा कैसा होगा? तो बच्चा या तो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उस बच्चे में दोनों फादर मदर के जीन्स आए हैं। अब उन जीन में से इफेक्टिव जो जीन हो गया, अगर उसमें फादर का जीन इफेक्टिव हो गया हाइट के लिए तो बच्चा बहुत अच्छी उसकी हाइट हो जाएगी, और अगर उसमें मदर का जीन इफेक्टिव हो गया तो वो कम हाइट वाला होगा। ऐसे ही फादर जो होता है वो फेयर कलर का होता है, गोरा है, मदर मान लीजिए उसका काला रंग है, ठीक है बेटा। तो अब बच्चा कैसा हो, गोरा होगा या काला होगा? तो अब इसलिए आप जानते हो या तो गोरा होगा या काला होगा, या फिर बीच का भी हो सकता है उसका कलर, ठीक है ना।
तो वो डिपेंड करेगा, अगर उसमें फादर वाले जीन एक्टिव हैं तो वो गोरा हो जाएगा, मदर वाले हैं तो ब्लैक हो जाएगा, और दोनों हैं तो फिर वो उन दोनों का मिक्सचर जो है वो उसका कलर हो जाएगा। ऐसे ही आँखें, आँखें कैसी होती हैं, कुछ की ब्राउन आइज होती हैं, ठीक है, किसी की नॉर्मल वाइट आइज होती है। अब बच्चा जो है उसकी आइज कैसी हो, फादर की जैसी ब्राउन आइज हो या फिर वो नॉर्मल वाइट आइज हो, तो डिपेंड करेगा उनके जीन पर, ठीक है। फादर जो है उसके बाल आपने देखे होंगे, बाल कैसे होते हैं, कुर्ली बाल होते हैं, ठीक है, घुंघराले बाल होते हैं। मदर जो है उसके मान लीजिए सीधे बाल हैं, या उल्टा भी हो सकता है। तो दोनों के जीन्स जो हैं वो न्यू बॉर्न बेबी में आते हैं, न्यू जनरेशन में दोनों के जीन्स आते हैं। अब वो जो जीन्स हैं उनमें से डिपेंड करता है कि उस बच्चे में या उस न्यू बॉर्न बेबी में या न्यू जनरेशन में जीन्स एक्टिव कौन से हुए हैं, ठीक है। फादर के जीन एक्टिव हुए हैं तो उसमें करेक्टर्स फादर जैसे, और मदर के जीन एक्टिव हुए हैं तो मदर जैसे करेक्टर हो जाते हैं। बट इन करेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, इन करेक्टर्स को कंट्रोल जीन ही करते हैं। दैट्स राइट। दिस मीन्स that your parents passes some of their characteristics on to you। इसका मतलब तुम्हारे जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स जो हैं उनसे तुम्हारे अंदर बहुत सारे करेक्टर्स आते हैं। किसके थ्रू आते हैं, वो जीन्स के थ्रू आते हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज़ यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज़। तो आपकी आंखें कैसी हो सकती हैं, आपकी ब्राउन आंखें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है हो, कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी मदर जो है उसके बाल बहुत घुंघराले हैं, ठीक है ना, तो हो सकता है आपके बाल भी कैसे हो, घुंघराले हों। दैट्स राइट, जैसा कि इन फिगर्स में दिखाया हुआ है। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो वो जीन जो है उन जीन का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर है कि उनमें से इफेक्टिव कौन से में, फादर के भी इफेक्टिव हो जाते हैं, मदर के भी इफेक्टिव हो जाते हैं, और दोनों के भी इफेक्टिव हो जाते हैं, तो फिर वो नया ही करेक्टर जो है वो बच्चे में डेवलप हो जाता है, ठीक है। बट जो हेरिडिटी करेक्टर्स जो हैं, इनहेरिटेंस जो है उसको कंट्रोल कौन करते हैं, जीन्स। जीन्स कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा, अब आता है टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ सेल। देखिएगा, जो सेल होती है वो सेल उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेडिंग लिखें टाइप्स ऑफ सेल और उसमें लिखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो सेल्स होते हैं बेटा, वो सेल्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं। नंबर 1 इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड नंबर 2 इज यूकैरियोटिक सेल। टाइप्स ऑफ सेल, तो सेल्स जो होती हैं बेटा वो दो टाइप की होती हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, कैसी होती है, देखिएगा। अब सेल आपको पता है, सेल में क्या होता है, सेल है, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, जैसा कि बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होता, लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनके अंदर होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो हम कैसे हैं, हम तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारी बॉडी का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। बट बैक्टीरिया जैसे है तो उसकी जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। इसका मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसका जो न्यूक्लियर का मटेरियल है वो विदाउट क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन के ही होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन that are prokaryotic cell. The cell having nuclear membrane, the cell having nuclear material without nuclear membrane are termed as प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो है, अदर जो मटेरियल न्यूक्लियस में होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन का ही होता है, ठीक है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब इस प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है वो देखिएगा, द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इस टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं।
प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव या ओल्ड हम कह सकते हैं, पुराना कह सकते हैं या प्रारंभिक कह सकते हैं, सबसे शुरू वाला, बहुत पुराने टाइप की सेल होती हैं। कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, इसका मतलब जिनके अंदर बहुत पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है, वेल सेटल्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल होती है वो भी एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है। उसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनमें नहीं होती है। सेकंड जो है बेटा दैट इज यूकैरियोटिक सेल। ये थोड़ा सा मॉडर्न सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल ये मॉडर्न सेल होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है बेटा, देखिएगा द सेल लाइक जैसे ऑनियन सेल, ठीक है, हमारे गाल की जो सेल होती है या हमारे बॉडी की जो सेल होती है, हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ठीक है, विद आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी की जो सेल होती हैं, ठीक है बेटा, उनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है, ये न्यूक्लियस का मटेरियल एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इसका मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। दैट्स राइट, दीज आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरियल और ब्लू एल्गी, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसको छोड़ दिया जाए और बैक्टीरियाज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो होते हैं वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब जिनमें यूकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या मीन से यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चा, ठीक है ना, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें एकदम ट्रू या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो जितने भी आपको प्लांट एनिमल सब दिख जाएं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। उन सब में कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। अब कुछ और सेल के पार्ट्स की बात करते हैं। तो अभी हमने सेल के कुछ पार्ट्स क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने पढ़ा प्लांट्स में सेल वॉल जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती थी। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस। फिर हमने यहाँ बीच का पार्ट जिसको हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म कहा। न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस का रोल पढ़ा, यहाँ क्रोमेटिन होता है, यहाँ न्यूक्लियोलस होता है, और इसके सारे फंक्शन हमने पढ़े। फिर हमने कहा कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें और भी बहुत सारे छोटे बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और उसके बारे में जो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज वैक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैकेंट जगह होती हैं जिनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, क्या होती हैं वैक्यूल्स, कैसी होती है, देखिएगा, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्मिस कॉल्ड वैक्यूल्स। जो ब्लैंक स्ट्रक्चर्स होती हैं साइटोप्लाज्म में उनको हम क्या कहते हैं बेटा, वैक्यूल्स कहते हैं। और वैक्यूल्स कैसी होती हैं, देखिएगा, इट कुड बी सिंगल, ये कैसी हो सकती है, सिंगल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, एज इन एन ऑनियल सेल, जैसा कि किसमें होती है, ऑनियन सेल में होती है, और जैसा कि चिक सेल में, हमारे गाल की जो सेल में होती है, ये बहुत स्मॉलर भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती हैं। आगे जाकर के ये डिफरेंस बनने वाला है। ठीक है बेटा, किसका डिफरेंस बनने वाला है, प्लांट सेल में और एनिमल सेल का ये डिफरेंस बनने वाला है। ठीक है, वैक्यूल बहुत बड़ी हो सकती है और सिंगल हो सकती है, या फिर छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स हो सकती हैं। ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। अब देख लीजिए क्या होता है, प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर क्या होती है, लार्ज वैक्यूल्स होती है, और जब ये वैक्यूल लार्ज होती है तो जनरली एक ही वैक्यूल होती है। और एनिमल जो सेल्स होती हैं, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में बहुत छोटे साइज की वैक्यूल्स होती हैं बट इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, अब देखो पहली बात तो प्लास्टिड जो होते हैं ना बेटा, ये पहली बात तो एनिमल प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। एनिमल जो एनिमल प्लांट्स बोल दिया मैंने। प्लास्टिड जो होते हैं बेटा ये जनरली प्लांट जो सेल होती हैं उन प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं वो सुनिएगा, कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें कुछ कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इन कलर्ड बॉडीज को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ आर कॉल्ड प्लास्टिड।
जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो लीफ होती है, और इन लीफ की जो सेल होती है उस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में क्या होती है, कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिड कहते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर, और ये कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है, अब इनमें कलर के लिए क्या होता है, देखिएगा, सम ऑफ देम, इनमें से कुछ जो प्लास्टिड होते हैं, कंटेन ग्रीन पिगमेंट, कुछ जो प्लास्टिड होते हैं उनमें कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं, और उस ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कह देते हैं। ठीक है, तो जो कलरफुल मटेरियल मिलता है उसको हम प्लास्टिड कहते हैं, और ये कलरफुल मटेरियल कैसा भी हो सकता है। इसके अंदर कलर के लिए जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो अलग अलग होता है, जैसे ग्रीन कलर के लिए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल क्या काम करता है, क्लोरोफिल जो होता है बेटा यही फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फूड फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर का जो मटेरियल यहाँ पर है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल वाला जो आपका प्लास्टिड है उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पूरी जो आपकी प्लांट सेल है, ये आपकी प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में जो कलरफुल मटेरियल प्रेजेंट होंगे उन कलरफुल मटेरियल्स को हम कहते हैं प्लास्टिड, दीज आर प्लास्टिड। ठीक है, अब ये कलरफुल मटेरियल जो होते हैं इनमें कलर के लिए कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रीन कलर के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट्स राइट। और क्लोरोफिल जब इसमें प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में, तो अब ये पूरा का पूरा जो बन गया इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है यही जब लीव में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पूरी की पूरी लीव आपको कैसी दिखाई देती है, ग्रीन दिखाई देती है। अब आपने फ्लावर्स देखे होंगे, फ्लावर्स का तो अलग अलग कलर होता है कि नहीं होता, किसी का रेड, किसी का पिंक, किसी का येलो। तो उन सब फ्लावर्स के अंदर क्या है, उनके सबके फ्लावर्स के अंदर सेल्स हैं, सेल में क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं बेटा। ठीक है, सब में प्लास्टिड होते हैं, और उन प्लास्टिड के कारण ही क्या होता है, उनका कलर होता है। ठीक है, तो अलग अलग कलर के प्लास्टिड्स हो सकते हैं। क्लोरोफिल और क्या काम करता है, क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपका क्लोरोफिल होता है, जो कि पूरा का पूरा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल है उसको हमने क्या कहा है, क्लोरोप्लास्ट कहा है। तो ये जो क्लोरोफिल होता है यही फोटोसिंथेसिस करता है, और यही प्लांट्स के लिए फूड का सिंथेसिस भी करता है, दैट्स राइट। इस तरीके से हमारे जो मेन पार्ट्स थे सेल के वो पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो आता है डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, या कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट जो फिगर है उसमें प्लांट सेल है, और बेटा सेकंड जो फिगर है उसमें है एनिमल सेल। ठीक है, दैट इज एनिमल सेल, दैट इज प्लांट सेल। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। मेजर डिफरेंस देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले तो देखिएगा ये जो है इस प्लांट सेल में देखिएगा आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल। इसमें सेल वॉल मिलेगी आपको प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, दूसरा देखिएगा इसके अंदर देखिएगा ये जो न्यूक्लियस है ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस देखो जर्नली कहाँ है, न्यूक्लियस है वो जर्नली एक साइड में प्रेजेंट है, लेकिन जो आपकी एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस देखिएगा कहाँ पर प्रेजेंट है, वो बिल्कुल मिड में प्रेजेंट है, दैट्स राइट। इसके अलावा तीसरा डिफरेंस देखिएगा, जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स देखिएगा प्लांट सेल में, वैक्यूल्स देखिएगा एक ही वैक्यूल्स है और वो काफ़ी बड़ी वैक्यूल्स है। ठीक है, लेकिन जो आपकी ये जो है आपकी एनिमल सेल है उसके अंदर वैक्यूल्स देखिएगा तो इसके अंदर बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और जिनका नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स राइट। इसके अलावा जो प्लांट सेल है उसके अंदर देखो क्या प्रेजेंट है, अगर ये लीव की है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इट मीन्स इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है। बट जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है, दैट्स राइट।
इसके अलावा बाकी के और सारे पार्ट प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस इसमें भी है, न्यूक्लियोलस इसमें भी है, न्यूक्लियस इसमें भी है, न्यूक्लियस इसमें भी है, बट इसमें एक साइड में होता है, इसमें अप्रॉक्स सेंटर में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी जो है वो इसमें भी होती है, गोल्जी बॉडी इसमें भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म इसमें भी प्रेजेंट होता है, बाकी दोनों के अंदर सिमिलरिटीज़ होती है। दैट्स राइट। तो दोनों का कंपैरिजन आई थिंक आपने देख लिया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। चलिए अब हम कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है बेटा। देखिएगा पार्ट्स की बात करें, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल जो होती है बेटा वो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। न्यूक्लियस दोनों में होता है, बट प्लांट सेल में कहाँ होता है, एट साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड जो होता है वो देखो प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होते हैं कलरफुल मटेरियल, लेकिन एनिमल सेल में जनरली एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स कैसी होती है, प्लांट सेल में कैसी होती है, सिंगल होती है और बहुत बड़ी होती है, बट एनिमल सेल में बहुत सारी होती हैं बट छोटी छोटी होती हैं। दैट्स राइट। ये आपका हो गया है प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन। अब यहाँ एक फिगर है जिसके अंदर आपको ये प्लांट सेल दिखाया हुआ है, प्लांट सेल, और ये आपकी एनिमल सेल है, दोनों का कंपैरिजन जो कि हमने वहाँ डिस्कस कर लिया था वही यहाँ पर है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसके साथ ही जो चैप्टर है ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी आज हमने क्या डिस्कस किया है एक बार पूरा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं बेटा, या रिकैप कर लेते हैं पूरा जो डिस्कस किया हमने। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो किया है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर, और सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना था। तो सेल जो होती है बेटा उस सेल के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमने आपको ये समझा दिया था कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, ठीक है। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है। प्लांट में सेल वॉल और एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होती है। उसके बाद फिर हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बेटा ये सेल को क्या करती है, सेपरेट करती है, सेल को एक स्पेशल शेप जो है वो सेल मेम्ब्रेन देती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन पोरस होती है, मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कंट्रोल भी करती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है बेटा ये प्रोटेक्शन के काम आती है, ठीक है। प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए होता है एनवायरनमेंट से, टेम्परेचर से, स्पीड से, मॉइस्चर से, एट्सेट्रा से, इसलिए उनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है, और ये दोनों के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसमें और भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियस जनरली सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ठीक है बेटा। इससे भी पोरस होती है और मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। फिर हमने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी एक डेंस पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं बेटा यही जेनेटिक मटेरियल होता है, और यही इनहेरिटेंस या फिर जो जेनेटिक करेक्टर्स होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। फिर हमने जीन्स की बात की, जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, और जो कि बेसिक यूनिट होती है किसकी, इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट जीन्स की होती है। दैट्स राइट। चलिएगा उसके बाद फिर हमने कुछ और जो पार्टिकल उसके बाद फिर हमने पढ़ा सेल के टाइप्स। सेल जो होती हैं बेटा वो स्ट्रक्चर के बेसिस पर 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब पुराने टाइप वाली, ओल्ड टाइप वाली सेल जिसका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, उसमें न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी की सेल होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं बेटा उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है बेटा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है।
हमारी बॉडी में जो सेल प्रेजेंट होती है, प्लांट में जो सेल प्रेजेंट होती है, जनरली यूकैरियोटिक होती हैं, और जिनमें भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ और मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कुछ ब्लैंक पार्ट्स या ब्लैंक बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में जर्नली एक ही वैक्यूल्स होती है बड़े साइज की, जबकि एनिमल सेल में छोटे साइज की बहुत सारी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ कलरफुल मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसको हम कलरफुल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड जो है इसका अलग अलग कलर होता है, और उन कलर के लिए उनमें कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रीन कलर के लिए उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन कलर वाले या क्लोरोफिल वाले जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स राइट। फिर हमने देखा एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद वो डिफरेंस जो थे वो हमने रिटर्न किए यहाँ पर इन पॉइंट्स के थ्रू। इसके साथ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।